हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे CIB BFM मॉड्यूल बी का यूनिट 11 जो कि है मार्केट रिस्क। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस जो हमारा चैप्टर हमने किया है उसमें भी हमने मार्केट रिस्क के बारे में देखा था। तो इसमें भी है कुछ, चलिए देखते हैं। पहला जो है मार्केट रिस्क कंसेप्ट। तो मार्केट रिस्क कंसेप्ट मोस्टली क्या है फ्रेंड्स कि रिस्क बाय टेकिंग एन एक्सपोजर ऑन अ सिक्योरिटी दैट आर बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट। अगर कोई सिक्योरिटीज जो हमने लिया हुआ है जो कि मार्केट में ट्रेड हम लोग कर सकते हैं उसके ऊपर, तो इसके ऊपर जो रिस्क एसोसिएटेड होता है उसी को हम लोग मार्केट रिस्क कहते हैं। तो ये रिस्क जो है वो किस किस तरह के हो सकते हैं। पहला तो है कि रिस्क ऑफ एडवर्स मूवमेंट इन द प्राइस, जिसको कि हम लोग प्राइस रिस्क कहेंगे। अगर मार्केट में किसी भी चीज़ के प्राइस में जो एडवर्स मूवमेंट अगर कुछ देखने को मिलता है तो वो प्राइस रिस्क में कैटेगराइज होगा। रिस्क ऑफ रिड्यूस्ड लिक्विडिटी इन द मार्केट फॉर ए स्पेसिफिक सिक्योरिटी, किसी स्पेसिफिक सिक्योरिटी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है मार्केट में वो अगर कम हो जाए तो उसको हम लोग एसेट लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। और द रिस्क ऑफ पुअर मार्केट लिक्विडिटी, अगर मार्केट में लिक्विडिटी की कमी हो जाए तो उसको हम लोग मार्केट लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। फ्रेंड्स, इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ मार्केट रिस्क इन बैंक्स। इसको हम लोगों ने फ्रेंड्स जो रिस्क इन बैंकिंग इंडस्ट्री हमने देखा था वहाँ पे भी हमने देखा था। यहाँ पे भी एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो बैंक also have several activities and undertake transactions that result in market exposure। बैंकों में भी जो है बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जिसमें कि जो भी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन बैंक करते हैं उनमें मार्केट एक्सपोजर जो है वो इंक्लूड होता है। दे आर नॉट इम्यून टू दिस रिस्क, उनमें भी रिस्क होता है। ऑल सच ट्रांजेक्शन आर रिफ्लेक्टेड इन द ट्रेडिंग बुक, और इस तरीके के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो ट्रेडिंग बुक में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ट्रेडिंग बुक में मेनली क्या क्या इन्वॉल्व होगा फ्रेंड्स। तो पहला होगा डेट सिक्योरिटीज, इक्विटी, फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटीज, डेरिवेटिव्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। They also include position in financial instrument arising from matched principal brokering and market making, और position taken in order to hedge other elements of the trading book। और इसमें और क्या इंक्लूड होगा फ्रेंड्स, जो भी प्रिंसिपल ब्रोकरिंग के थ्रू जो भी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो पोजीशन अराइज करेगा वो इंक्लूड होगा, और मार्केट मेकिंग अगर कोई है पोजीशन वो इंक्लूड होगा, या फिर ऐसा पोजीशन जो कि किसी ट्रेडिंग एलिमेंट को हेज करने के लिए यानी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए अगर वो यूटिलाइज होगा तो वो ट्रेडिंग बुक में इंक्लूड होगा। रिस्क विच अराइज ड्यू टू एडवर्स चेंज इन मार्केट वेरिएबल्स सच एज इंटरेस्ट रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट, कमोडिटी प्राइसेस, मार्केट लिक्विडिटी ETC एंड देयर वोलेटिलिटीज एंड इम्पैक्ट बैंक्स अर्निंग एंड कैपिटल एडवर्सली। तो जो भी रिस्क जो कि अराइज होगा मार्केट में एडवर्स मूवमेंट की वजह से तो उसको भी हम लोग मार्केट रिस्क कहते हैं। ये फ्रेंड्स हमने प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था उसमें भी हमने देखा था। तो वही चीज यहाँ पे कही गई है। तो यहाँ पे मेनली जो है फ्रेंड्स मार्केट रिस्क को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मार्केट रिस्क, दूसरा है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क में फिर 2 पार्ट है, एसेट लिक्विडिटी रिस्क और मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। तीसरा है क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क। अभी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक नोट में दिया हुआ है कि द मार्केट लिक्विडिटी रिस्क इज डिफरेंट फ्रॉम फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क दैट अराइजेस ड्यू टू एसेट लाइबिलिटी मिसमैच एंड इज अ सब्जेक्ट मैटर टू एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। यानी कि जो फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क जो है वो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच अगर होगी तो उसकी वजह से अराइज होगी, तो ये एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट के अंडर आता है। तो चलिए इसको हम 1 बाय 1 करके डिटेल में देखते हैं। पहला जो है वो है मार्केट रिस्क। तो जैसा हमने पहले भी देखा फ्रेंड्स, मार्केट रिस्क इज द रिस्क ऑफ एडवर्स डेविएशन ऑफ द मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑफ द ट्रेडिंग पोर्टफोलियो ड्यू टू मार्केट मूवमेंट ड्यूरिंग द पीरियड रिक्वायर्ड टू लिक्विडेट द ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन को लिक्विडेट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है उसके बीच में अगर मार्केट में कोई एडवर्स मूवमेंट देखने को मिलता है किस चीज़ में, जो भी हमारा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है जो कि मार्क टू मार्केट वैल्यू का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो कि मार्केट में इजीली ट्रेडेबल है, तो उसमें अगर कोई एडवर्स डेविएशन देखने को मिलता है तो उसी को हम लोग मार्केट रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क।
ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क क्या है? ट्रेडिंग लिक्विडिटी इज एबिलिटी टू फ्रीली ट्रांजैक्ट इन मार्केट रीजनेबल प्राइसेस। कोई किसी रीजनेबल प्राइस पे मार्केट में ट्रांजैक्शन करने की एबिलिटी को ही हम लोग ट्रेडिंग लिक्विडिटी एबिलिटी कहते हैं। ट्रेडिंग लिक्विडिटी इज एबिलिटी टू लिक्विडेट पोजीशन विदाउट, हम किसी भी जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वहाँ पे हम लिक्विडिटी को, अपना जो सिक्योरिटीज़ है या जो भी हमारा पोजीशन या पोर्टफोलियो है उसको हम लोग लिक्विडेट कर सकते हैं विदाउट, बिना किसी अफेक्टिंग मार्केट प्राइस, उसके मार्केट प्राइस में कोई इफेक्ट ना हो, अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स, और अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स का जो अटेंशन है उसको भी अट्रैक्ट कर सके। ट्रेडिंग लिक्विडिटी अलाउज वन टू ट्रांजैक्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन काउंटर पार्टी क्वालिटी। ट्रेडिंग लिक्विडिटी जो है वो अलाउ करता है किसी भी पर्सन को कि वो ट्रांजैक्ट कर सके बिना किसी कॉम्प्रोमाइजिंग के अपने काउंटर पार्टी के साथ। तो फ्रेंड्स, लिक्विडेशन रिस्क जो है वो कब अराइज होगी? लिक्विडेशन रिस्क जो है वो अराइज होगी फ्रॉम लैक ऑफ ट्रेडिंग लिक्विडिटी एंड रिजल्ट इन, अगर ट्रेडिंग लिक्विडिटी जो है उसकी कमी हो तो लिक्विडेशन रिस्क जो है वो अराइज होगा। और इसकी वजह से क्या क्या उसका रिजल्ट हो सकता है फ्रेंड्स? एडवर्स चेंज इन मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में एडवर्स चेंजेस देखने को मिलेगी। इनएबिलिटी टू लिक्विडेट पोजीशन एट अ फेयर मार्केट प्राइस, आपका जो भी पोजीशन है उसको लिक्विडेट करने के लिए आपको फेयर मार्केट प्राइस जो है वो नहीं मिलेगी। लिक्विडेशन ऑफ पोजीशन कॉज लार्ज प्राइस चेंज, किसी भी पोजीशन को लिक्विडेट करने में आपको लार्ज प्राइस चेंज फेस करना पड़ेगा। इनएबिलिटी टू लिक्विडेट पोजीशन एट एनी प्राइस, और किसी भी प्राइस पे आप उसको लिक्विडेट करने की एबिलिटी जो है वो आप में नहीं रहेगी। तो ये सब लिक्विडिटी रिस्क अराइज होने के बाद आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। अभी बोल रहे हैं कि एसेट लिक्विडेशन रिस्क रिफर्स टू ए सिचुएशन वेयर अ स्पेसिफिक एसेट फेसेस लैक ऑफ ट्रेडिंग लिक्विडिटी। तो किसी भी एसेट लिक्विडेशन रिस्क जो है वो एक ऐसे सिचुएशन को रेफर करता है जहाँ पे कि आप किसी एसेट को ट्रेडिंग लिक्विडिटी की वजह से आप उसको जो है लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं। मार्केट लिक्विडेशन रिस्क क्या है? जनरल लिक्विडिटी क्रंच इन द मार्केट, यानी कि जो हमने पहले देखा फ्रेंड्स पीछे, एसेट लाइबिलिटी की वजह से अगर कोई चीज़ है तो उसको हम लोग यहाँ पे देखिए था, लिक्विडिटी रिस्क में दो तरह का दिया है, एसेट लिक्विडिटी रिस्क और मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। इसी को यहाँ पे डिटेल में दिया है। पहला जो है एसेट लिक्विडेशन जो है वो किसी स्पेसिफिक एसेट को अगर आप लिक्विडेट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये फेस करनी पड़ सकती है। और मार्केट लिक्विडेशन रिस्क जो है किसी जनरल मार्केट में अगर जनरल लिक्विडिटी की क्रंच होती है या कमी होती है तो उसकी वजह से आपको मार्केट लिक्विडिटी रिस्क जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट है क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क। क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क क्या है? क्रेडिट रिस्क में अराइज आइदर ऑन अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द इशूअर और बोरोवर बिकॉज ऑफ रेटिंग माइग्रेशन। अगर कोई इशूअर या बोरोवर जो है वो डिफॉल्ट करता है या फिर उसकी कंपनी में कोई रेटिंग माइग्रेशन होता है तो उसकी वजह से जो रिस्क अराइज होगा उसको हम लोग क्रेडिट रिस्क कहेंगे। वेयर आर डिफॉल्ट आइदर इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट टेक प्लेस, जहाँ पे कि डिफॉल्ट जो है वो आपके पेमेंट में या इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट में देखने को मिलेगी। मार्केट प्राइस ऑफ द फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिटोरिएट्स, और इससे क्या होगा कि जो भी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसका मार्केट प्राइस डिटोरिएट होगा। हियर द एडवर्स इम्पैक्ट ऑन प्राइस ऑफ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अराइजेस बिकॉज ऑफ डिटोरिएशन ऑफ द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो मार्केट प्राइस है किसी भी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का उस पर इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा, और इससे क्या है कि उस इंस्ट्रूमेंट की क्रेडिट क्वालिटी जो है वो खराब होगी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर फ्लोज दैट द डिफॉल्टेड काउंटर पार्टी विल नॉट पे, दिस रिस्क इज टर्म्ड एज काउंटर पार्टी रिस्क। अगर जो काउंटर पार्टी है जिसके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो एनी ऑफ दी पार्टी अगर फेल होती है अब फ्यूचर फ्लोज को पे करने में या उसको ऑब्लाइज करने में, तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग काउंटर पार्टी रिस्क बोलेंगे। फिर नेक्स्ट रिस्क जो है इफ एनी वन ऑफ द ट्रांजैक्टिंग पार्टीज डिफॉल्ट इन कंप्लीटिंग द सेटलमेंट द अदर पार्टी सफर्स। अब इन दोनों पार्टी में से अगर कोई एक पार्टी डिफॉल्ट करती है तो दूसरा पार्टी जो है वो सेटलमेंट के लिए सफर कर सकता है। तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग सेटलमेंट रिस्क कहते हैं।
अभी नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फ्रेंड्स मार्केट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो मार्केट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की हमें जरूरत क्यों है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ क्वेश्चंस देखना होगा, जैसे कि रिस्क क्या है, इसका क्या क्वांटम है, इसके प्रॉफिट और लॉस में क्या इफेक्ट होता है, इसको हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसको कैसे हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली 4 प्रोसेस है फ्रेंड्स मार्केट रिस्क में। पहला है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है रिस्क मेजरमेंट, तीसरा है रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और चौथा है रिस्क मिटिगेशन। यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टेक देयर प्राइस फ्रॉम द मार्केट एंड दैट डिपेंड्स अपॉन इंटरेक्शन ऑफ मार्केट वेरिएबल्स। जो भी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जो प्राइस होता है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है और ये मार्केट में जिस तरीके के वेरिएबल्स के ऊपर इसका इंटरेक्शन होता है इसी के बेसिस पे उसका प्राइस जो है वो डिराइव किया जाता है। तो इसीलिए मार्केट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में रिस्क प्राइसिंग का प्रोसेस जो है वो एक्सक्लूड होता है। ये हम लोग रिस्क प्राइसिंग का जो प्रोसेस होता है वो मार्केट रिस्क में नहीं करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है। अभी नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे मार्केट रिस्क में वो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में मेनली कौन कौन से हैं, पहला है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा है द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, द एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमिटी यानी कि अल्को कमिटी, द एएलएम सपोर्ट ग्रुप और या मार्केट रिस्क ग्रुप और द मिडिल ऑफिस। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं कि सारे का क्या क्या काम है। तो सबसे पहले जो हमारा था वो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो काम होता है, इनकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये रिस्क का जो मैनेजमेंट है ये पूरा ही देखते हैं और बोर्ड जो है वो मार्केट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज को आर्टिकुलेट करती है, उसके क्या प्रोसीड्योर होंगे, क्या रिस्क लिमिट होनी चाहिए उसको एग्रीगेट करते हैं, रिव्यू मैकेनिज्म को वो लोग देखते हैं, रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग सिस्टम जो है उसको देखते हैं और रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी मेनली जो डिसाइड करती है फ्रेंड्स वो हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। और जो लिमिट सेट करनी होती है लिक्विडिटी के लिए, इंटरेस्ट रेट के लिए, फॉरेन एक्सचेंज के लिए, इक्विटी प्राइस रिस्क, ये सारे की लिमिट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो सेट करती है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी जो है ये बोर्ड लेवल की सब कमिटी है और इनका क्या काम होता है, ये गाइडलाइन सेट करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट को ये रिपोर्ट करते हैं। सॉरी, ये गाइडलाइन सेट करते हैं मार्केट रिस्क मैनेजमेंट का और इसको रिपोर्ट करते हैं। ये रिपोर्ट किसको करेंगे फ्रेंड, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे और इसी गाइडलाइंस को जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होती है वो इसको ऑथराइज करेगी या आर्टिकुलेट करेगी। नेक्स्ट जो है इंश्योर दैट मार्केट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कंफर्म टू दी पॉलिसी, और ये भी इंश्योर करते हैं कि जो मार्केट रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो भी प्रूडेंशियल लिमिट सेट की गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा उसकी वो पीरियोडिकल रिव्यू करते हैं। उसके बाद इंश्योर रोबस्टनेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिस्क मॉडल, जो भी रिस्क मॉडल डिसाइड किया गया है वो अच्छे तरीके से जो है वो चले, इसको वो इंश्योर करते हैं। प्रॉपर मैनिंग फॉर द प्रोसेस, हर एक प्रोसेस के लिए कहाँ पे कितनी लोगों की जरूरत है उसकी वो लोग प्रॉपर मैनिंग करते हैं। नेक्स्ट जो आता है फ्रेंड्स वो है एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी यानी कि अल्को। अल्को का मेन काम जो होता है वो प्राइसिंग का काम होता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग फॉर डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस। फ्रेंड्स हमारे बैंक में जो भी डिपॉजिट्स के ऊपर एफडी रेट जो है और एडवांसेस का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि हाउसिंग लोन में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कार लोन में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो ये सारी पॉलिसीज जो है वो अल्को कमेटी डिसाइड करती है। मैच्योरिटी प्रोफाइल एंड मिक्स ऑफ इंक्रीमेंटल एसेट एंड लाइबिलिटी, एसेट लाइबिलिटी को देखना, एसेट मतलब हो गया फ्रेंड्स जितने भी हमारे एडवांसेस हैं और लाइबिलिटीज का मतलब जो हमारे डिपॉजिट्स हैं, तो उसकी क्या मैच्योरिटी प्रोफाइल होनी चाहिए उसको वो लोग देखते हैं। आर्टिकुलेटिंग इंटरेस्ट रेट व्यू ऑफ द बैंक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया फ्रेंड्स ये इंटरेस्ट रेट व्यू जो होता है बैंक का उसको आर्टिकुलेट करते हैं। फंडिंग पॉलिसी जो है वो भी अल्को कमेटी डिसाइड करती है। ट्रांसफर प्राइसिंग भी जो है ये अल्को कमेटी डिसाइड करती है। और बैलेंस शीट मैनेजमेंट का काम भी अल्को कमेटी डिसाइड करती है। अभी नेक्स्ट जो है वो है एएलएम सपोर्ट ग्रुप का काम क्या है, ये एनालाइज करेगी, मॉनिटर करेगी और रिपोर्ट करेगी रिस्क प्रोफाइल टू दी अल्को को रिस्क प्रोफाइल को एनालाइज करके मॉनिटर करके रिपोर्ट करना ये एएलएम सपोर्ट ग्रुप का काम है। इट ऑल्सो एग्जामिन्स द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस पॉसिबल चेंजेस इन मार्केट वेरिएबल एंड रिकमेंड्स द एक्शन नीडेड। ये जो भी मार्केट वेरिएबल्स के जो पॉसिबल चेंजेस हैं उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं ये उसको एग्जामिन करती है और इसके अकॉर्डिंग अगर कोई एक्शंस की जरूरत है तो वो उसको अल्को कमिटी को ये रिकमेंड करती है।
फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो है मिडिल ऑफिस। मिडिल ऑफिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मिडिल ऑफिस का काम होता है ये मार्केट रिस्क को मॉनिटर करती है, मेजर करती है, एनालाइज करती है और ये भी अल्को को रिपोर्ट करती है। अभी नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स इसमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन है। तो जैसे आइडेंटिफिकेशन से मतलब होता है किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना, तो वैसे ही स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स वुड हैव प्रोडक्ट प्रोग्राम फॉर ईच ऑफ देम। ऑल रिस्क टेकिंग यूनिट ऑपरेट विद इन एन अप्रूव्ड प्रोडक्ट प्रोग्राम। जो भी रिस्क टेकिंग यूनिट होती है जो कि आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स के लिए होता है, तो उसके लिए एक प्रोडक्ट प्रोग्राम अप्रूव होता है, जिसमें डिफाइन क्या क्या होता है फ्रेंड्स? प्रोसीड्योर्स डिफाइन होते हैं, लिमिट, कंट्रोल, सारे प्रोडक्ट्स के जो हैं वो उसमें डिफाइन होते हैं। स्पेसिफिक मार्केट रिस्क मेजरमेंट एट एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट लेवल एंड एट एग्रीगेट पोर्टफोलियो लेवल। तो स्पेसिफिक मार्केट रिस्क मेजरमेंट जो होती है एट एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट लेवल एंड एट एग्रीगेट पोर्टफोलियो लेवल, किसी भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट लेवल पे जो रिस्क मेजरमेंट है वो इसमें स्पेसिफाइड होता है और एग्रीगेट करके भी सारे पोर्टफोलियो का जो लेवल है वो भी इसमें डिस्क्राइब होता है। फिर अगर कोई न्यू प्रोडक्ट्स या नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन मेमोरेंडम करके जो है वो पॉलिसी बनाई जाती है आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो कि टेम्पोररी बेसिस पे होती है। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के लिए जो है पॉलिसी वो है प्रोडक्ट प्रोग्राम, और नॉन प्रोडक्ट और नॉन स्टैंडर्ड के लिए जो है वो है प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन मेमोरेंडम। अभी नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन के बाद मेजरमेंट, कि अब हम लोगों ने रिस्क को जान लिया कि क्या क्या रिस्क है, अब हम लोग उसको मेजर करेंगे कि हमारा रिस्क का जो क्वांटिटी है वो क्या है। तो ये क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ रिस्क है और ये दो चीज़ों पे बेस्ड होता है फ्रेंड्स मार्केट रिस्क का मेजरमेंट। पहला होता है सेंसिटिविटी और दूसरा होता है डाउनसाइड पोटेंशियल। तो सेंसिटिविटी क्या है? जैसा कि फ्रेंड्स हमने यूनिट 8 में भी इसको देखा है, तो ये डेविएशन ऑफ मार्केट प्राइस ड्यू टू यूनिट मूवमेंट ऑफ ए सिंगल मार्केट पैरामीटर। कोई भी मार्केट प्राइस में अगर कोई डेविएशन होती है किसी भी यूनिट मूवमेंट के, तो वो एक सिंगल मार्केट पैरामीटर के बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। सेंसिटिविटी इज मेजर्ड एज चेंज इन मार्केट वैल्यू ड्यू टू यूनिट चेंज इन द वेरिएबल। कोई भी मार्केट वैल्यू अगर किसी वेरिएबल के यूनिट में चेंज होने की वजह से अगर होता है तो इसको मेजर किया जाता है। इट डज नॉट कंसीडर इम्पैक्ट ऑफ अदर पैरामीटर्स, लेकिन ये अदर पैरामीटर्स को कंसीडर नहीं करता है। ये हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि सेंसिटिविटी में सिर्फ सिंगल मार्केट पैरामीटर को ही लेकर के मार्केट रिस्क को मेजर किया जाता है। उसके बाद सेंसिटिविटी के बाद एक होता है बेसिस पॉइंट वैल्यू और ड्यूरेशन। तो बेसिस पॉइंट वैल्यू क्या है? बेसिस पॉइंट वैल्यू जो है फ्रेंड्स, दिस इज चेंज इन वैल्यू ड्यू टू 1 बेसिस पॉइंट चेंज इन मार्केट यील्ड। अगर मार्केट यील्ड में अगर 1 बेसिस पॉइंट का चेंज होता है तो उसी को हम लोग बेसिस पॉइंट वैल्यू कहते हैं। तो अगर हम लोग जब रिस्क मेजर कर रहे हो तो बेसिस पॉइंट वैल्यू अगर हायर होगा तो रिस्क भी हायर होगा। और 1 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.01%, यानी कि 100 बेसिस पॉइंट का 1% होता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 100 बेसिस पॉइंट का 1% होता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया गया बेसिस पॉइंट के लिए। यहाँ पे दे रहा है कि 5 year 6% सेमी एनुअल बॉन्ड एट मार्केट यील्ड ऑफ 8% हैज अ प्राइस ऑफ ₹92 विच राइजेज टू ₹92.10 एट ए यील्ड ऑफ 7.9%। यानी कि यहाँ पे जो यील्ड में चेंज हो रहा है फ्रेंड्स, पहले 8% था, 8% से कम हो गई ये 7.95% हो रहा है, और प्राइस जो है वो 92 से ₹92.10 हो रहा है। अब चूंकि यहाँ पे सेमी एनुअल बॉन्ड है तो ये हमारा जो यील्ड है ये भी हमारा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये जो 7.95% है ये हमारा, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, तो ये हमारा अप्रॉक्स 0.02% आएगा। नहीं, ये 3.96% आएगा, 3.98% आएगा फ्रेंड्स, 3.98% अप्रॉक्स। सो फॉर द 1 बेसिस फॉल इन यील्ड मार्केट प्राइस चेंज बाय ₹0.002। तो इसका मतलब ये है कि बेसिस पॉइंट अगर 1 बेसिस पॉइंट कम होगा तो बॉन्ड के मार्केट प्राइस में ₹0.002 का गेन या लॉस होगा। यहाँ पे गेन हो रहा है फ्रेंड्स क्योंकि 92 से प्राइस बढ़ के 92.10% हो रहा है, 10 हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा 0.002 का गेन हो रहा है। तो
₹1 करोड़ का अगर फेस वैल्यू है तो हमारा टोटल 2000, यानी कि 0.002 में हम 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2000 फेस वैल्यू के ऊपर गेन हो रहा है। बीपीवी ऑफ द बॉन्ड इज देयरफॉर 2000 पर करोड़ फेस वैल्यू। तो हमारा बीपीवी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड क्या होगा? 2000 पर करोड़ फेस वैल्यू। दिस ऑल्सो हेल्प अस टू क्विकली कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर ए गिवन चेंज ऑफ यील्ड। इससे हम लोग क्विकली कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी बॉन्ड का जो यील्ड में चेंज आ रहा है उसकी वजह से कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। जैसे इस केस में 2000 बेसिस पॉइंट वैल्यू जो है डिक्लाइन बाय 8 बेसिस पॉइंट, देन दैट वुड रिजल्ट इन ए प्रॉफिट ऑफ 8 इंटू 2000 इक्वल टू ₹16,000 पर करोड़ ऑफ फेस वैल्यू। अगर 2000 जो है बेसिस पॉइंट वैल्यू के लिए अगर 8 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन हो रहा है तो हमारा प्रॉफिट भी जो है वो हम 8 में 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 16,000 पर करोड़ फेस वैल्यू में जो है गेन या लॉस हो सकता है। इफ वन इज होल्डिंग 10 लाख फेस वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1600। अगर 10 लाख फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड अगर किसी ने रखा है तो जैसे यहाँ पे करोड़ में 60,000 हो रहा है तो 10 लाख में उसको 1600 का प्रॉफिट होगा। बीपीवी चेंजेस विथ रिमेनिंग मैच्योरिटी। बीपीवी जो है वो रिमेनिंग मैच्योरिटी के साथ चेंज होते जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो 5 इयर्स में प्रेजेंट बीपीवी वैल्यू जो 2000 दिया हुआ है तो बीपीवी जो है वो टाइम बढ़ने के साथ साथ कम होता जाएगा और मैच्योरिटी के टाइम पे ये 0 हो जाएगा। फ्रेंड्स, बीपीवी पे हम लोग कुछ केस स्टडीज भी करेंगे जो कि हम लोग अगले वीडियोज में देखेंगे। नेक्स्ट जो है मार्केट रिस्क मेजरमेंट का प्रोसेस वो है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन को मैकॉले ड्यूरेशन भी कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट प्रपोज किया गया था फ्रेडरिक मैकॉले के द्वारा इन 1938। इससे हम लोग बॉन्ड की प्राइस सेंसिटिविटी टू यील्ड चेंज विद अ सिंगल नंबर, किसी भी सिंगल नंबर की वजह से अगर किसी भी बॉन्ड प्राइस की सेंसिटिविटी में कोई यील्ड चेंज आती है तो उसको हम लोग ड्यूरेशन के थ्रू निकालते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट टू टाइम ऑन एवरेज दैट द होल्डर ऑफ द बॉन्ड मस्ट वेट टू रिसीव द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो। ये टाइम के इक्विवेलेंट होता है और कोई भी होल्डर जो है वो बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू का कैश फ्लो कितना होगा वो इसके थ्रू हम लोग निकालते हैं। तो रिप्रेजेंट कैश फ्लो को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसमें बोलते हैं। द लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ ए सिक्योरिटी द ग्रेटर विल बी द प्राइस सेंसिटिविटी टू यील्ड चेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, ये एग्जाम में आता है। जितना बॉन्ड का जो है ड्यूरेशन ज्यादा होगा उसकी प्राइस सेंसिटिविटी और इन कंपैरिजन टू यील्ड चेंज वो भी बहुत ज्यादा होगी। हायर वुड बी द रिस्क, और रिस्क भी ज्यादा होगा। और ठीक इसके अपोजिट अगर ड्यूरेशन छोटा है तो उसका प्राइस सेंसिटिविटी भी कम होगा। तो मैकॉले ड्यूरेशन का जो फॉर्मूला है वो है अप्रॉक्स परसेंट चेंज इन प्राइस इक्वल टू माइनस मॉडिफाइड ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाय यील्ड चेंज। ड्यूरेशन के ऊपर भी फ्रेंड्स हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो ये आपको वहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा कि मैकॉले ड्यूरेशन के थ्रू हम लोग मार्केट रिस्क को किस तरीके से मेजर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डाउनसाइड पोटेंशियल। डाउनसाइड पोटेंशियल में क्या होता है कि इट ओनली कैप्चर्स पॉसिबल लॉसेस एंड इग्नोरिंग प्रॉफिट पोटेंशियल। इसमें सिर्फ जो है प्रॉफिट जो पॉसिबल लॉस जो होता है उसको कैप्चर किया जाता है और लॉस को इग्नोर किया जाता है। इट इंटीग्रेट सेंसिटिविटी एंड वोलेटिलिटी विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। ये सेंसिटिविटी को भी कैलकुलेट करेगा और वोलेटिलिटी को भी कैलकुलेट करेगा। अगर किसी मार्केट में कोई एडवर्स इफेक्ट आता है किसी भी अनसर्टेनिटी की वजह से, दैट इज मोस्ट रिलाइड अपॉन बाय बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में ये मेथड जो है ये काफी यूज किया जाता है। तो देखिए डाउनसाइड पोटेंशियल में जो पहला है वो है वैल्यू एट रिस्क। Value at risk is defined as the predicted worst case loss at a specific confidence level over a certain period of time assuming normal trading conditions। VAR जो है ये worst case जो loss होता है सिनेरियो उसको predict करता है at a specific confidence level। इसमें फ्रेंड्स आपको confidence level मिलेंगे 97%, 98%, 99% over a certain period of time अज्यूमिंग नॉर्मल ट्रेडिंग कंडीशन। और जो ट्रेडिंग कंडीशन होगी वो नॉर्मल होगी, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होगा इसमें और एक स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस लेवल होगा जिसमें कि हम लोग वर्स्ट केस लॉस को प्रेडिक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दे रहा है कि ए बैंक हैविंग वन डे VAR ऑफ ₹10 करोड़ विथ 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल,
किसी भी बैंक का 1 डे VAR है जो कि 10 करोड़ के ऊपर 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल के बेसिस पे है। तो इसका मतलब ये होता है कि 100 में से एक चांसेस है, यानी कि 100 - 99 1% चांसेस हैं कि बैंकों को जो है, यहाँ पे फ्रेंड्स जो वर्किंग डे लिया है वो 250 वर्किंग डेज लिया है, तो 250 वर्किंग डेज या 2.5 डेज पर ईयर, डेली लॉस विल बी मोर देन 10 करोड़ अंडर नॉर्मल ट्रेडिंग कंडीशन। यहाँ पे 1 डे VAR 10 करोड़, 99% का मतलब है कि 1% चांसेस है बैंकों का कि 2.5 डे पर ईयर या 250 वर्किंग डेज इन अ ईयर, उसकी जो लॉस की प्रोबेबिलिटी है वो मोर देन 10 करोड़ हो सकती है, 1% के चांसेस हैं। दिस ऑल्सो मीन्स दैट देर इज 1% चांस दैट द डेली लॉस में एक्सीड ₹10 करोड़ अंडर नॉर्मल ट्रेडिंग कंडीशन। जैसा कि हमने पहले भी देखा फ्रेंड्स कि 1% चांस है डेली लॉस का जो कि 10 करोड़ से ज़्यादा हो सकती है, जबकि ट्रेडिंग कंडीशन जो है वो नॉर्मल होगी। ये हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, VAR में ट्रेडिंग कंडीशन हमेशा ही नॉर्मल लिया जाता है। इट डज नॉट एस्टिमेटेड लॉसेज इन एबनॉर्मल सिचुएशन, एबनॉर्मल सिचुएशन में ये एस्टिमेट लॉस को एस्टिमेट नहीं करती है। अभी अगर टाइम हॉरिजॉन जो है वो लंबा होगा तो हमारा VAR भी ज्यादा होगा विद अ गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल। इन कैलकुलेटिंग VAR we consider the volatility of prices and correlation of prices with respect to all other asset liabilities in the portfolio। जब हम लोग VAR कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग प्राइस वॉलेटिलिटी को भी कंसीडर करते हैं, जो कि किसी भी एसेट लाइबिलिटी, किसी भी पोर्टफोलियो के एसेट लाइबिलिटी के प्राइस वॉलेटिलिटी को हम लोग VAR कैलकुलेट करने में कंसीडर करेंगे। VAR इज नॉट अ मेजर व्हेन मार्केट इज अंडर एबनॉर्मल कंडीशन। जैसे कि हमने पहले भी देखा, VAR जो है कभी भी एबनॉर्मल कंडीशन में मेजर नहीं किया जा सकता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यील्ड वर्सेस प्राइस वोलेटिलिटी। फ्रेंड्स, यील्ड वोलेटिलिटी इज डिग्री ऑफ वेरिएंस इन यील्ड। किसी भी यील्ड में जो भी वेरिएंस होने के चांसेस हैं उसी को हम लोग यील्ड वोलेटिलिटी कहते हैं। दिस इज लार्जली अनअफेक्टेड बाय टाइम एंड ड्यूरेशन। ये टाइम और ड्यूरेशन से अनअफेक्टेड होता है। प्राइस वोलेटिलिटी इज डिग्री ऑफ वेरिएंस इन प्राइस। किसी भी प्राइस के वेरिएंस को हम लोग प्राइस वोलेटिलिटी कहेंगे। यील्ड में किसी भी वेरिएंस को हम लोग यील्ड वोलेटिलिटी कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स, प्राइस वोलेटिलिटी इज इक्वल टू यील्ड वोलेटिलिटी इंटू BPV इंटू यील्ड डिवाइडेड बाई प्राइस। अभी नेक्स्ट जो है वैल्यू एट रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मेनली 3 अप्रोच दिए गए हैं, जो कि पहला है कोरिलेशन मेथड, इसको हम लोग वेरिएंस या कोवेरिएंस मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं। दूसरा है हिस्टोरिकल सिमुलेशन और तीसरा है मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन। ये तीनों की तीनों मेथड जो है वो 3 बेसिक पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि पहला होता है होल्डिंग पीरियड, दूसरा होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल और तीसरा होता है हिस्टोरिकल टाइम हॉरिजॉन। यानी कि ये कितने टाइम के लिए होल्ड किया जाएगा उसका पीरियड, और इसका कितना कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो रहेगा इसमें, और ये कितने टाइम हॉरिजॉन का जो हिस्टोरिकल टाइम हॉरिजॉन है उसके ऊपर ये तीनों के तीनों जो कैलकुलेशन है वो बेस्ड होंगे। तो कोरिलेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, कोरिलेशन मेथड में चेंज इन द वैल्यू ऑफ द पोजीशन इज कैलकुलेटेड बाय कंबाइनिंग द सेंसिटिविटी ऑफ ईच कंपोनेंट टू प्राइस चेंज इन द अंडरलाइंग एसेट with a variance or covariance matrix of the various components, volatilities and correlation। किसी भी जो पोजीशन है उसके वैल्यू में जो भी चेंज आ रही है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम हर एक कंपोनेंट का जो प्राइस चेंज की वजह से जो सेंसिटिविटी अराइज हो रहा है उसको लेंगे और वेरिएंस या कोवेरिएंस मैट्रिक्स लेंगे और दोनों को कंबाइन करके हमारा जो है वो इसीलिए इसको कोरिलेट मेथड कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे सेंसिटिविटी, वेरिएंस या कोवेरिएंस मैट्रिक्स को कंबाइन करके हम लोग जो है वो चेंज इन वैल्यू ऑफ द पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं। इट इज अ डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, ये एक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। नेक्स्ट जो है वो है हिस्टोरिकल सिमुलेशन। हिस्टोरिकल सिमुलेशन जो है ये कैलकुलेट द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ ए पोजीशन यूजिंग द एक्चुअल हिस्टोरिकल मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइंग एसेट बट स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट वैल्यू ऑफ द एसेट। ये जैसे कि हिस्टोरिकल से ही, इसके नाम से ही हो रहा है फ्रेंड्स कि ये किसी भी एसेट के प्राइस चेंज की जो हिस्टोरिकल मूवमेंट है उसके थ्रू इसको कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन ये जो वैल्यू जो है वो
करंट वैल्यू ऑफ द एसेट से स्टार्ट किया जाता है। इट डज नॉट नीड अ वेरिएंस और कोवेरियंस मैट्रिक्स, इसमें कोवेरियंस या वेरिएंस मैट्रिक्स की जरूरत नहीं होती है। इफ द पीरियड इज टू शॉर्ट इट मे नॉट कैप्चर द फुल वेराइटी, इफ इट इज टू लॉन्ग मे बी टू स्टिल टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। अगर ये बहुत छोटा हो तो ये सारी वेराइटी को कैप्चर नहीं करेगा, और अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो सकता है किसी भी फ्यूचर को प्रोडिक्ट करने के लिए। डज नॉट रिक्वायर द यूजर टू मेक एन एक्सप्लिसिट assumptions about correlation and the dynamics of the risk factor because the simulation follows every historical move। इससे आप कोई भी एजम्पशन नहीं लगा सकते हैं किसी भी कोरिलेशन या डायनामिक्स के लिए रिस्क फैक्टर का, क्योंकि ये सिर्फ हिस्टोरिकल मूवमेंट के ऊपर बेस्ड होता है या उसको फॉलो करता है। नेक्स्ट है मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन। मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन जो है वो किसी भी वैल्यू पोर्टफोलियो के वैल्यू चेंज को कैलकुलेट करता है बाय यूजिंग अ सैंपल ऑफ रैंडमली जनरेटेड प्राइस सिनेरियोज। कोई भी प्राइस सिनेरियो को रैंडमली जनरेट करके उसके थ्रू इसमें जो है प्राइस चेंज वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो को कैलकुलेट किया जा सकता है। हियर द यूजर हैज टू मेक सर्टेन एजम्पशन अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर, कोरिलेशन बिटवीन रिस्क फैक्टर एंड द वोलेटिलिटी ऑफ दिस फैक्टर्स। यहाँ पे जो है सर्टेन एजम्पशन निकाला जा सकता है किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, और रिस्क फैक्टर और वोलेटिलिटी के बीच में कोरिलेट करके जो है यहाँ पे चेंज इन वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो को कैलकुलेट किया जा सकता है। अभी VAR जो है वो यूजफुल क्यों है? VAR जो है ये एक अच्छा टूल है बैंकों के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। दिस ट्रांसलेट पोर्टफोलियो एक्सपोजर इनटू पोटेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस इम्पैक्ट, aggregate and report multi-product, multi-market exposure into one number, meets external risk management disclosures and expectation. A vital component of current best practices in risk measurement, embraced by practitioners, regulators and academics. Valuable as a probabilistic measure of potential losses. तो इसी वजह से जो है VAR को यूज़ किया जाता है। एक अच्छा टूल है ये, किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस के इम्पैक्ट को ट्रांजैक्शन पोर्टफोलियो में जो है वो इसको कन्वर्ट कर सकता है। किसी भी मल्टी प्रोडक्ट मल्टी मार्केट एक्सपोजर को एक नंबर में ये कैलकुलेट करने में, एग्रीगेट करके और उसका रिपोर्ट निकालने में ये हेल्प करता है। एक्सटर्नल रिस्क मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करने में और उससे क्या क्या एक्सपेक्टेशन है उसको इससे निकाला जा सकता है। ये रिस्क मैनेजमेंट में अभी जो है ये काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस जो है वो यूज़ हो रहा है। ये प्रैक्टिशनर्स के द्वारा, रेगुलेटर्स के द्वारा और एकेडमिक्स के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। और ये किसी भी प्रोबेबिलिस्टिक मेजर को जिसमें कि आपको क्या पोटेंशियल लॉसेज हो सकते हैं उसको निकालने के लिए ये काफ़ी यूज़ होता है। अभी VAR के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो VAR के क्या लिमिटेशन है फ्रेंड्स? ये कभी भी वर्स्ट केस सिनारियो में आप लोग इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। इट डज नॉट मेजर लॉसेस अंडर एनी पर्टिकुलर मार्केट कंडीशंस। VAR बाय इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट फॉर रिस्क मेजरमेंट। मतलब इसके बेसिस पे आप किसी भी पर्टिकुलर मार्केट कंडीशन में अगर कोई लॉस अराइज होगा तो उसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है रोल ऑफ VAR इन कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। तो फ्रेंड्स रोल ऑफ VAR इन कंट्रोल ऑफ मॉनिटरिंग क्या है? VAR इज यूज्ड एज ए MIS टूल इन द ट्रेडिंग पोर्टफोलियो to slice and dice risk by levels, products, geographic level of organizations. It is also used to set risk limits. VAR जो है वो एक यूजफुल टूल्स की तरह, जैसे हमने यहाँ भी देखा फ्रेंड्स, वही पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट हो रही है, एक अच्छे टूल्स की तरह यूज होता है और ये रिस्क लिमिट को सेट करने में भी यूज होता है। ये किसी भी बिजनेस में ये डिसीजन करने में हेल्प करता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये हर दिन के VAR को बैक टेस्टिंग के द्वारा इसमें कंपेयर किया जा सकता है, री एग्जामिन किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है एस्टिमेटिंग वोलेटिलिटी। एस्टिमेटिंग वोलेटिलिटी का मतलब क्या है कि वन इज अरिथमेटिक मूविंग एवरेज फ्रॉम हिस्टोरिकल टाइम सीरीज डेटा। फ्रेंड्स हमने जो बिजनेस मैथमेटिक्स किया था ABM पेपर का, वहाँ पे जो टाइम सीरीज था उसमें हमने देखा था कि मूविंग एवरेज मेथड की उससे हम लोग किसी भी वोलेटिलिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं एक टाइम सीरीज डेटा के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। VAR therefore should be used in combination with stress test to take care of event risk. Stress test takes into account the worst case scenario. यानी कि VAR जो है यहाँ पे अगर स्ट्रेस टेस्ट के साथ कंबाइन करके हम लोग
यूटिलाइज करें तो हम लोग वर्स्ट केस सिनारियो में भी रिस्क को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग क्या है? बैक टेस्टिंग इज अ प्रोसेस वेयर मॉडल बेस्ड VAR इज कंपेयर्ड विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्टफोलियो। बैक टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि VAR के थ्रू कोई मॉडल बेस्ड अगर बनाया गया है तो उसको हम लोग किसी भी पोर्टफोलियो का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके थ्रू कंपेयर करते हैं। दिस इज कैरिड आउट फॉर इवेलुएटिंग अ न्यू मॉडल और टू एसेस द एक्यूरेसी ऑफ एग्जिस्टिंग मॉडल। इसमें हम लोग किसी भी न्यू मॉडल या फिर एग्जिस्टिंग मॉडल में कितनी एक्यूरेसी है उसको एसेस कर सकते हैं। बैक टेस्टिंग फॉर इवेलुएटिंग अ न्यू मॉडल रिक्वायर कंपैरिजन विद एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस फॉर अ गिवन पीरियड। बैक टेस्टिंग में किसी भी न्यू मॉडल के लिए अगर हम लोग इवेलुएट कर रहे हैं तो इसमें हम लोग उसकी जो एक गिवन पीरियड के लिए जो उसकी कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं, जबकि एग्जिस्टिंग मॉडल के लिए बैक टेस्टिंग जो है वो रेगुलर बेसिस पे हम लोग करते हैं। न्यू मॉडल में कंटिन्यूअस बेसिस पे होगा फ्रेंड्स, और एग्जिस्टिंग मॉडल में ये रेगुलर बेसिस पे होगा। इन द मॉडल परफॉर्म पुअरली दे शुड प्रोब फर्दर टू फाइंड द कॉज। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो इसको हम लोग फिर से जो है वो करके इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या है? स्ट्रेस टेस्टिंग essentially seeks to determine possible change in market value of a portfolio that could arise due to non-normal movement in one or more market parameters। स्ट्रेस टेस्टिंग में हम लोग किसी भी जो मार्केट पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंजेस किस वजह से आ रहे हैं? नॉन नॉर्मल मूवमेंट इन वन और मोर मार्केट पैरामीटर्स। एक या एक से ज़्यादा मार्केट पैरामीटर्स में अगर जो है नॉन नॉर्मल मूवमेंट हो रहा है तो उसकी वजह से अगर उसके वैल्यू में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उस चेंज को हम लोग स्ट्रेस टेस्टिंग के थ्रू डिराइव कर सकते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग मार्केट पैरामीटर्स टू स्ट्रेस द क्वांटम ऑफ स्ट्रेस एंड डिटरमाइन द टाइम फ्रेम। तो इसमें हम लोग क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जो मार्केट पैरामीटर्स जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है और स्ट्रेस का क्या क्वांटम है और ये कितने टाइम तक रह सकता है, इसको हम लोग इसके थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। वंस दीज आर डिटरमाइंड इट इज अप्लाइड ऑन द पोर्टफोलियो टू एसेस द इम्पैक्ट ऑन नीड। और जब एक बार हमें ये सारी चीजें पता चल जाए तो हम लोग इसको फिर पोर्टफोलियो के बेसिस पे पोर्टफोलियो के ऊपर इसको एसेस करेंगे और इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक में 4 तरह के जो है टेक्निक डिस्कस किए गए हैं फ्रेंड्स। क्या क्या है वो 4 टेक्निक? देखिए, पहला जो है सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट, फिर है सिनारियो एनालिसिस, मैक्सिमम लॉस, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी। तो सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट जो है, सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट आइसोलेट्स द शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ऑन अ पोर्टफोलियो वैल्यूज ऑफ ए सीरीज ऑफ प्री डिफाइंड मूव्स इन अ पर्टिकुलर मार्केट रिस्क फैक्टर। किसी भी प्री डिफाइंड जो मूव्स होती है किसी भी मार्केट रिस्क फैक्टर का किसी भी पोर्टफोलियो वैल्यू के ऊपर, उसका जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या होगा वो इसके थ्रू हम लोग निकालते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे दिया हुआ है कि शॉक में भी एक्सचेंज रेट चेंज ऑफ किसी भी पोर्टफोलियो पे एक्सचेंज रेट चेंज की वजह से, जैसे ±2% पे क्या होगा, 4% पे क्या होगा, 6% पे क्या होगा, 10% पे क्या होगा, ये डिफरेंट में जो है पैरामीटर्स पे उसको निकाला जाता है। नेक्स्ट है सिनारियो एनालिसिस। सिनारियो एनालिसिस क्या है? स्पेसिफाइज द शॉक्स दैट माइट प्लॉजिबली अफेक्ट ए नंबर ऑफ मार्केट रिस्क फैक्टर साइमल्टेनियसली इफ एन एक्सट्रीम बट पॉसिबल इवेंट ऑकर्स। ये कब अराइज होगा? जब किसी भी मार्केट रिस्क का फैक्टर जो है कोई भी उसमें अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होगा तो वो एक्सट्रीम हो सकता है लेकिन पॉसिबल हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल, एक्सट्रीम बट पॉसिबल इम्पैक्ट को हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे। अ सिनारियो एनालिसिस कैन बी बेस्ड ऑन एन हिस्टोरिकल इवेंट और ए हाइपोथेटिकल इवेंट। ये सिनारियो एनालिसिस जो है ये हिस्टोरिकल इवेंट पे भी हम लोग बेस करके कैलकुलेट कर सकते हैं और हाइपोथेटिकल इवेंट्स के बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हिस्टोरिकल सिनेरियो जो है ये एम्प्लॉय शॉक्स दैट अकर्ड इन स्पेसिफिक हिस्टोरिकल एपिसोड्स। किसी भी टाइम फ्रेम में या इन पास्ट अगर कोई जो है कोई शॉक जो है वो अकर्ड हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग इसको
ये कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और हाइपोथेटिकल सिनेरियो में फ्रेंड्स हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर्ड शॉक को ये सोच कर लेते हैं कि अगर कोई जैसे प्रेडिक्टेबल कोई चीज़ होती है कि हम लोग एजम्पशन करके कोई अगर पॉसिबल शॉक मार्केट के पैरामीटर्स में अगर कुछ देखने को मिलेगा तो वो हम लोग हाइपोथेटिकल सिनेरियो में उसको कैलकुलेट करेंगे। सिनेरियो एनालिसिस इज करेंटली द लीडिंग स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक। नेक्स्ट है मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस क्या है? मैक्सिमम लॉस का मतलब है assesses the risk of a portfolio by identifying the most potentially damaging combination of moves of market risk factor। अगर हम लोग किसी पोर्टफोलियो में मोस्ट पोटेंशियली डैमेजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मूव्स ऑफ मार्केट रिस्क फैक्टर के बेसिस पे अगर कोई कैलकुलेट करेंगे जिसकी वजह से मैक्सिमम लॉस हो सकता है तो वो हम लोग मैक्सिमम लॉस में निकालेंगे। नेक्स्ट है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी का मतलब है कि बेटर कैप्चर द रिस्क ऑफ लॉस इन एक्सट्रीम बट पॉसिबल सर्कमस्टांसेस। इसमें भी हम लोग रिस्क ऑफ लॉस जो है उसको कैलकुलेट करेंगे जो कि एक्सट्रीम होगा लेकिन पॉसिबल सर्कमस्टांसेस के अंदर होगा। EBT इज द स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑन बिहेवियर ऑफ द टेल्स वेरी हाई एंड लो पोटेंशियल वैल्यूज। ये टेल्स के बेसिस बिहेवियर के बेसिस पे हम लोग इसको स्टैटिस्टिकल थ्योरी निकालेंगे फ्रेंड्स, जिसमें कि बहुत हाई और बहुत लो दोनों को ही हम लोग जो है उसको लेकर के कैलकुलेट करेंगे। व्हाट मेक्स ए गुड स्ट्रेस टेस्ट? किसी भी स्ट्रेस टेस्ट को अच्छा क्या बनाता है? तो ये अगर करंट पोजीशन से रिलेवेंट हो और इसमें मार्केट रेट में ऑल रिलेवेंट चेंजेस को कंसीडर किया गया हो। किसी भी मार्केट में अगर कोई चेंज आ रहा है, कोई शिफ्ट हो रहा है तो उसको एग्जामिन करके अगर ये किया जाए, मार्केट में अगर कोई लिक्विड की प्रॉब्लम है उसको कंसीडर करके किया जाए। कंसीडर द इंटरप्ले ऑफ मार्केट एंड क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क दोनों के बेसिस पे अगर इसको कंसीडर करके किया जाए तो ये इस तरीके से स्ट्रेस टेस्ट जो है वो हमारा सही और काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा। हाउ शुड रिस्क मैनेजर्स यूज स्ट्रेस टेस्ट? अब रिस्क मैनेजर जो है स्ट्रेस टेस्ट को किस तरीके से यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? तो बैंकों में रिस्क मैनेजर का काम क्या होता है? वो असेंबल करते हैं और समराइज करते हैं इंफॉर्मेशन टू इनेबल सीनियर मैनेजर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन द फॉर्म्स रिस्क टेकिंग। कोई भी फॉर्म कितना रिस्क ले सकता है, कितना रिस्क वो एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको वो असेंबल करते हैं, समराइज करते हैं और सीनियर मैनेजर को, मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हैं। तो स्पेसिफिक वेज स्ट्रेस टेस्ट आर यूज टू इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। तो स्पेसिफिक वेज क्या होगा किसी भी स्ट्रेस टेस्ट को यूज़ करने का? ये फंडिंग रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करेगा। प्रोवाइड अ चेक ऑन मॉडलिंग एजम्पशन। अगर हमें किसी तरह का मॉडल जो है वो बनाना है रिस्क मिटिगेशन के लिए तो उसमें हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। रिस्क मेजर के लिए तो इसको हम लोग चेक, मिटिगेशन नहीं फ्रेंड्स, रिस्क मेजर में इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। हमारे ट्रेडर्स के लिए इसमें लिमिट सेट कर सकते हैं और कैपिटल चार्ज जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट का लिमिटेशन क्या है? ये ना ही ट्रांसपेरेंट है और ना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देयर आर नो प्रोबेबिलिटीज अटैच टू द आउटकम्स। आउटकम्स का कोई भी प्रोबेबिलिटी जो है वो अटैच नहीं होता है। तो इसीलिए जो है स्ट्रेस टेस्ट ये प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ही हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल मतलब रिस्क को मॉनिटर करना और कंट्रोल करना। तो इससे क्या क्या हम लोग अचीव कर सकते हैं रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में? तो सबसे पहले जो है यहाँ पे रोल्स एंड अथॉरिटी के बेसिस पे पॉलिसी गाइडलाइन लिमिट करेंगे। अप्रूवल प्रोसेस और लिमिट स्ट्रक्चर को यहाँ पे बनाएंगे। सिस्टम एंड प्रोसीड्यूर्स टू अनबंडल प्रोडक्ट्स एंड ट्रांजैक्शन टू कैप्चर ऑल रिस्क। सिस्टम और प्रोसीड्यूर्स को हम लोग इस तरीके से बनाएंगे कि अगर कोई ट्रांजैक्शन में कोई रिस्क अगर आ रहा है तो वो उसको कैसे कैप्चर कर सकता है। पोर्टफोलियो साइज और मिक्स को बनाने के लिए गाइडलाइन बना सकते हैं। एस्टिमेटिंग पोर्टफोलियो रिस्क के लिए सिस्टम बना सकते हैं और स्ट्रेस सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं। मार्क टू मार्केट के बेसिस पे पॉलिसी को डिफाइन कर सकते हैं और मॉनिटरिंग करना, रिपोर्टिंग करना और उसको लिमिट करना ये भी इसमें आएगा। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन ये भी जो है ये हमारा रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का पार्ट है। तो इसमें कुछ लिमिट एंड ट्रिगर्स दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो अप्रूव्ड मार्केट रिस्क लिमिट फॉर फैक्टर सेंसिटिविटीज एंड वैल्यू एट रिस्क। तो रिस्क पॉलिसी कमिटी जो है
वो मार्केट रिस्क को लिमिट करेगी और जो भी फैक्टर वैल्यू एट रिस्क हैं, जो भी जिस सेंसिटिविटी और वैल्यू एट रिस्क के बेसिस पे जो भी फैक्टर हैं उसके बेसिस पे वो रिस्क को लिमिट करेगी। और किसी भी यूनिट की कितनी कैपेसिटी और कितनी कैपेबिलिटी है रिस्क को बेयर करने की वो डिसाइड करेगी। ये डेली रिस्क को मेज़र करेगी और बाकी जो समय है इंश्योर दैट दे रिमेन विद इन अप्रूव्ड लिमिट एट ऑल टाइम्स। मतलब अगर रिस्क मेज़र कर लिया है तो उसको इंश्योर करना है कि वो हमेशा विद इन लिमिट रहे। ट्रिगर और स्टॉप लॉस फॉर ऑल मार्क टू मार्केट रिस्क, और मैनेजमेंट अप्रूव्ड करेगी। स्टॉप लॉस और ट्रिगर का मतलब होता है फ्रेंड्स कि एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कि आपको मैक्सिमम लॉस की संभावना हो रही है तो आप अपने ट्रेडिंग को वहीं पे जाकर के स्टॉप कर देंगे, उससे आगे आप जो है रिस्क बेयर नहीं कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग स्टॉप लॉस बोलते हैं। एप्रोप्रिएट मार्केट रिस्क लिमिट्स फॉर बेसिस रिस्क, बेसिस रिस्क के लिए रिस्क लिमिट किया जाएगा वेयर एवर एप्लीकेबल इन द मार्केट रिस्क प्रोडक्ट प्रोग्राम। रिस्क मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग में क्या क्या है कि मॉनिटरिंग प्रोसेस जो इंश्योर करेगा कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो सही से रीवैल्यू हो और एग्जीक्यूट हो मार्केट रेट्स के बेसिस पे। फिनेंशियल मॉडल जो है वो रीवैल्यूएट किए जाएं। स्ट्रेस टेस्ट जो है प्रीफरेबली क्वार्टरली जो है हर क्वार्टर स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म किया जाए विथ प्री डिटरमाइंड चेंजेस, अगर उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है तो उसको किया जाए। मॉडल ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस का मॉडल क्या होना चाहिए, ये भी एप्रोप्रिएट एंड डुली अप्रूव्ड होना चाहिए रिस्क पॉलिसी कमेटी के द्वारा। ये फुल्ली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, वैलिडेटेड होना चाहिए और इसमें कोई भी अनऑथराइज या अनइंटेंडेड चेंजेस जो है मॉडल्स में नहीं होने चाहिए और ये पीरियोडिकल बेसिस पे रिव्यू होना चाहिए। फिर है रिस्क रिपोर्टिंग, रिस्क रिपोर्टिंग जो है सीनियर मैनेजर को मैनेजमेंट को हमेशा रेगुलर बेसिस पे करना है, विद इन टाइम करना है, एक्यूरेट हो, रीजनेबली हो करना है। हाईलाइट पोर्टफोलियो रिस्क कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्सेप्शनल इवेंट्स, अगर कोई एक्सेप्शनल इवेंट्स या हाई रिस्क प्रोफाइल अगर कुछ देखने को मिल रहा है तो उसको पॉइंट आउट करना है। रिटर्न कमेंट्री जो है वो इंक्लूड करना है और ये कंसाइज होना चाहिए जो रिस्क रिपोर्ट है। नेक्स्ट है मैनेजिंग ट्रेडिंग लिक्विडिटी, ट्रेडिंग लिक्विडिटी को मैनेज करना है। इसके लिए आपको लार्ज मार्केट शेयर इन एनी गिवन टाइप ऑफ एसेट, infrequently traded instruments with unusual tenures, one sided liquidity in the market। तो इन सब चीज़ों से फ्रेंड्स जो मैनेजिंग ट्रेडिंग लिक्विडिटी जो है उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क टर्मिनोलॉजी इन रिस्क मेजरमेंट। तो यहाँ बता रहा है कि मिस्टर एक्स जो है वो ए का स्टॉक पोजीशन जो है वो लेता है और अपने बॉस को वो डिस्क्राइब करता है। वो अपने बॉस को ये बताता है कि उसने 1000 स्टॉक ए के शेयर जो परचेज किए हैं जिसमें पर शेयर प्राइस जो है 600 रुपीज़ है और स्टॉक ए का उसने टोटल 6 लाख का स्टॉक जो है परचेज किया है। वो अपने बॉस को ये भी बताता है कि अगर स्टॉक ए का प्राइस में अगर 1% का चेंज आता है तो टोटल इम्पैक्ट जो है 6000 का होगा और अगर फ्लक्चुएशन डेली फ्लक्चुएशन जो है 3% होता है यानी कि उसकी डेली वोलेटिलिटी जो है 3% है तो उसका टोटल लॉस जो है वो 41,874 तक हो सकता है। तो यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्केट फैक्टर का मतलब स्टॉक प्राइस से है। उसके बाद मार्केट फैक्टर सेंसिटिविटी का मतलब ₹6000 यानी कि जो यहाँ पे 1% का चेंजेस बताया गया है तो वो मार्केट फैक्टर सेंसिटिविटी है, तो ये 6000 रुपीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट है डेली वोलेटिलिटी, डेली वोलेटिलिटी 3% बताया गया है। डिफिशियंस पीरियड जो है वो 1 डे बताया गया है और डिफिशियंस फैक्टर जो है वो 3% वोलेटिलिटी बताया गया है। तो 3% पे 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे जो वैल्यू होगा वो 2.326 होगा। तो टोटल वैल्यू एट रिस्क प्राइस जो आएगा वो 41,874। दिस इज ऑल्सो द पोटेंशियल लॉस अमाउंट अंडर नॉर्मल मार्केट कंडीशन। फ्रेंड्स हमने देखा कि VAR जो है वो ऑलवेज नॉर्मल मार्केट कंडीशन के ऊपर बेस्ड होता है, इसीलिए यहाँ पे जो पोटेंशियल लॉस है वो नॉर्मल मार्केट कंडीशन के बेसिस पे होगा। जो सबसे लास्ट टॉपिक है इसमें फ्रेंड्स वो है हमारा रिस्क मिटिगेशन। तो रिस्क मिटिगेशन का मतलब होता है किसी भी रिस्क को कम करना। तो रिडक्शन इन मार्केट रिस्क इज अचीव्ड बाय अडॉप्टिंग स्ट्रेटजीज दैट एलिमिनेट और रिड्यूस द वोलेटिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो। यानी कि हम लोग मार्केट रिस्क में रिडक्शन करेंगे और जो भी हम स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो पोर्टफोलियो है उसकी वोलेटिलिटी जो है वो कम हो या खत्म हो।
रिस्क मिटिगेशन में हम लोग क्या क्या मेजर करेंगे? रिस्क मिटिगेशन का मेजर होगा एम टू रिड्यूस डाउनसाइड वेरिएबिलिटी इन नेट कैश फ्लो बट इट ऑल्सो रिड्यूसेस अपसाइड पोटेंशियल और प्रॉफिट पोटेंशियल साइमल्टेनियसली। यानी कि ये डाउनसाइड वेरिएबिलिटी को रिड्यूस करेगा नेट कैश फ्लो में और अपसाइड पोटेंशियल को भी रिड्यूस करेगा या प्रॉफिट पोटेंशियल को रिड्यूस करेगा। इसके एडिशन में रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी जो है ये काउंटर पार्टी को भी इन्वॉल्व करेगी, क्योंकि किसी भी ट्रांजैक्शन में काउंटर पार्टी ऑलवेज एसोसिएटेड होता है। अभी रिस्क मिटिगेशन के स्ट्रेटेजी क्या क्या हैं? तो रिस्क मिटिगेशन के जो स्ट्रेटेजी हैं उसमें है स्ट्रेटेजीज यूजिंग सेंसिटिविटी मेजर्स। तो सेंसिटिविटी मेजर्स फ्रेंड्स हमने देखा बेसिस पॉइंट वैल्यू का जो था, तो यहाँ पे एक बताया गया है कि दो यहाँ पे पोर्टफोलियो लिए गए हैं, दो बॉन्ड ए और बॉन्ड बी, जिसका बीपीवी है 675 और 205। तो द बीपीवी ऑफ पोर्टफोलियो वुड बी वेटेड एवरेज ऑफ बीपीवी। इसका हम लोग वेटेड एवरेज निकालेंगे तो दोनों पोर्टफोलियो का वेटेड एवरेज होगा 675 प्लस 205 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 440। इफ वी इंटेंड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ दिस पोर्टफोलियो we may add another bond in the portfolio such that its BPV is less than 440। तो अगर हम इस पोर्टफोलियो में रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम लोग इसमें किसी तीसरे पोर्टफोलियो को ऐड कर सकते हैं जिसका कि बीपीवी जो है इन दोनों के वेटेड एवरेज से कम हो। से वी एड वन मोर बॉन्ड बी इन द पोर्टफोलियो, बीपीवी ऑफ द पोर्टफोलियो विल गेट रिड्यूस टू 361.7। तो यहाँ पे बॉन्ड बी एक और ऐड किया गया, तो फ्रेंड्स बॉन्ड बी जो है 205 है, तो 675 प्लस 205 प्लस 205 इसका हमने वेटेड एवरेज लिया, तो हमारा पोर्टफोलियो जो होगा दैट इज 361.7। नेक्स्ट जो है वो है ड्यूरेशन। पोर्टफोलियो ड्यूरेशन में बी इंक्रीज बाय एडिंग हायर ड्यूरेशन इंस्ट्रूमेंट और बाय रिड्यूसिंग लो ड्यूरेशन इंस्ट्रूमेंट्स। किसी भी पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन जो है हम हायर ड्यूरेशन इंस्ट्रूमेंट को ऐड करके बढ़ा सकते हैं या लोअर ड्यूरेशन इंस्ट्रूमेंट को ऐड करके कम कर सकते हैं। फिर है स्ट्रेटेजी यूजिंग कोरिलेशन मेजर्स। प्राइसेस ऑफ टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट हैव परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन वुड मूव एग्जैक्टली इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर किसी दो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है तो वो ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैव नेगेटिव कोरिलेशन एंड इट इज नॉट परफेक्ट देन ऑल्सो प्राइस वुड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। और अगर इनमें नेगेटिव कोरिलेशन है और या परफेक्ट रिलेशन नहीं है इनमें, तो भी जो प्राइस है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, बट इट विल नॉट बी एग्जैक्ट। इन सच अ केस प्राइस वोलेटिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो वुड बी देयर बट इट विल बी कंसिडरेबली लो। तो इस तरीके के केस में जो है वोलेटिलिटी तो होगी लेकिन ये कम होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है फ्रेंड्स कि किसी भी लॉन्ग स्टॉक ए के लिए उसका फ्यूचर स्टॉक वैल्यू अगर बढ़ता है तो यहाँ पे दे रहा है कि मान लीजिए उसका 10 रुपया है और 10 रुपये से इन फ्यूचर उसका 9 रुपये हो जाता है, तो पोर्टफोलियो जो है 10 रुपये गेन करेगा ऑन अकाउंट ऑफ लॉन्ग पोजीशन ऑफ स्टॉक बट विल लॉस ₹9 अकाउंट ऑन ₹9 ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट पोजीशन। यानी कि 10 रुपये में उसका लॉन्ग पोजीशन में प्रॉफिट होगा और शॉर्ट पोजीशन में ₹9 पे उसका लॉस होगा। पॉसिबल विथ इंटरेस्ट रेट स्वैप IRS ऑल्सो। सेम स्ट्रेटेजी जो है वो रेट स्वैप के इंटरेस्ट रेट स्वैप के ऊपर भी पॉसिबल है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजीज यूजिंग मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मार्केट इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज ऑप्शन प्रोवाइड अस विद अ मेथड ऑफ हेज मार्केट रिस्क। फ्रेंड्स जब हम लोग डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट देखेंगे जो कि मार्केट रिस्क को हेज करने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज ऑप्शंस प्रोवाइड अस विद अ मेथड टू हेज मार्केट रिस्क। तो जब हम लोग डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स करेंगे तो वहाँ पे इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही हमारा मार्केट रिस्क का चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।